Hello everyone. I have started the subject of company law for lectures. In this lecture series, today I have chosen for describing the topic meaning and the nature of company. Under the lesson 1, we will cover the highlights of the company law. After that, meaning of the company. After that, characteristics of the company. So first of all, I start with the company law. बिना किसी देरी के हम लोग शुरू कर रहे हैं अपने टॉपिक कंपनी लॉ या कंपनी संनियम को। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि कंपनी एक्ट की जो बात हम लोग करते हैं वो है क्या। तो बेसिकली कंपनी एक्ट 1956 में ही बन चुका था। ये यहाँ पे कंपनी एक्ट 1956 में ही इसको फ्रेम किया गया और बीच बीच में इसके काफ़ी अमेंडमेंट्स हुए, इसके कई संशोधन आए और एट द टाइम रिसेंटली जो हम लोग पढ़ रहे हैं वी आर स्टडिंग द कंपनी एक्ट 2013। अभी हम लोग कंपनी एक्ट 2013 को पढ़ रहे हैं और इसके जितने भी प्रोविजंस हैं, रूल्स हैं, इन्हीं को फॉलो किया जा रहा है। तो कंपनी एक्ट पे यदि हम लोग बात करते हैं तो वो पर्टिकुलरली बातें या वो पर्टिकुलरली पॉइंट्स कि कंपनी एक्ट के प्रोविजंस किन पर अप्लाई होंगे या अप्लाई होते हैं। तो हियर द कंपनी एक्ट प्रोविजंस अप्लाइड ऑन फर्स्ट इज द कॉरपोरेशंस। इस एक्ट के अंडर में वो सारी कंपनियां जो कंपनी एक्ट के अंतर्गत आती हों और निगमित कंपनियां हो या कॉरपोरेशंस हों। ये हमारा जो कंपनी एक्ट है 2013 ये कॉरपोरेशन यूनिट्स या कॉरपोरेट यूनिट्स पर अप्लाई होगा। दूसरा यहाँ पे कौन सी और कंपनीज कंपनी एक्ट के प्रोविजंस में आएंगी। द सेकेंड इज द इंश्योरेंस कंपनी, जिसे हम कहते हैं बीमा कंपनी। तो बीमा कंपनी की हम लोग बात करें तो जो हमारा इंश्योरेंस कंपनी का एक्ट है वो है आपका एक्ट 1938। इसमें हम लोग कहेंगे कि इंश्योरेंस कंपनीज पर ये हमारा कंपनी एक्ट अप्लाई होगा और वो सारे प्रोविजंस जो कंपनी एक्ट 1938 या कंपनी रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एजेंसी एक्ट 1999, इसमें हम उन कंपनियों को इंक्लूड नहीं करेंगे जो इन प्रावधानों के या ये जो प्रोविजंस को फॉलो नहीं करती हैं। इसके बाद तीसरी जो कैटेगरी है वो है आपकी बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी का जो एक्ट है वो 1949 बना हुआ था। बैंकिंग कंपनी का एक्ट जो था वो है 1949। बैंकिंग कंपनियों में ये हमारा कंपनी एक्ट अप्लाई होगा और इसके सिवाय उन प्रोविजंस के जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के प्रावधानों के विरुद्ध नहीं हैं, उन पर ये अप्लाई होगा। जो फोर्थ कैटेगरी है जिन पे ये एक्ट अप्लाई होगा वो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, विद्युत उत्पादन एवं वितरण संबंधी कंपनियां। इसका जो एक्ट था वो था आपका 2003। फिफ्थ जो है वो कैटेगरी रहेगी गवर्न बाय द स्पेशल एक्ट, दोज कंपनी हु आर गवर्न बाय द स्पेशल एक्ट या विशेष अधिनियम द्वारा शासित कंपनी जितनी भी होगी उनको कंपनी एक्ट प्रोविजन 2013 को फॉलो करना होगा। यहाँ पे मैं इस चीज़ को इसलिए एम्फसाइज कर रही हूँ, मैंने बताना जरूरी समझा कि
पहले हमें मालूम होना चाहिए कि कंपनी एक्ट किन किन पर अप्लाई होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 5 कैटेगरी बना ली कि कॉरपोरेशन या कॉरपोरेट यूनिट्स पे, दूसरा इंश्योरेंस कंपनी पे, तीसरा बैंकिंग कंपनी पे, चौथा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पे, और पांचवा गवर्न बाय द स्पेशल एक्ट। इस तरह की कंपनीज पर अप्लाई होगा। अगले हम लोग सेगमेंट में बात करेंगे जो वो सेकंड हमारा पॉइंट होगा, वो होगा हम लोग का ओरिजिन एंड द डेवलपमेंट ऑफ कंपनी। कि हम बात यदि करें कि कंपनी जो है ये शब्द है या ये जो कंपनी का हमारा कंसेप्ट है ये कहाँ से आया। द मेन सोर्स ऑफ द ओरिजिन एंड द डेवलपमेंट ऑफ कंपनीज, it is the source of the main source of origin and development of company legislation in India is the England company law। यानी इंग्लैंड का में जो हम लोग कंपनी अधिनियम की बात करते थे वहाँ से ये हमारा इंडिया में इसका ओरिजिन हुआ, या इसको कहा जाए कि भारत में इसका उद्भव हुआ। और ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय द रॉयल चार्टर इन ईयर 1600। तो जो हमारे यहाँ इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया था वो इसी रॉयल चार्टर एक्ट या रॉयल चार्टर के ही थ्रू 1600 वर्ष में किया गया था। यहाँ अब हम लोग बात करेंगे कि जो कंपनी का हमारा जो टर्म है वो कहाँ से, जैसे मैंने कहा कि ओरिजिन कहाँ से है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में कंपनी शब्द का जो इमरजेंस हुआ या इसका जो ओरिजिन था ये लैटिन वर्ड से था। ये इट्स कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम एंड पेंस। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड कम एंड पेंस। लैटिन में यदि हम लोग कम्स का बात करें COM, द टर्म इज द COM। यहाँ पे यदि हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसका अर्थ होता था या इसकी जो मीनिंग होती थी वो होती थी साथ साथ, और पेंस का मतलब होता था उस समय रोटी। इसका मतलब सीधा सा था कि कंपनीज जो पर्टिकुलरली टर्म यूज़ किया जाता था ये होता था कि ऐसे व्यक्ति या ऐसे पर्सन्स का ग्रुप जो साथ में भोजन करने के लिए या पर्टिकुलरली अपनी फूड नीड को पूरा करने के लिए एक साथ इकट्ठे होते थे या कलेक्टिव फॉर्म में एक जगह पे आते थे। अल्फ्रेड पार्मर, इट इज़ अ वेरी फेमस नेम, अल्फ्रेड पार्मर। इन्होंने कहा था कि एंशिएंट टाइम में जो हमारे व्यापारी थे या जो हमारे ट्रेडर्स थे वो जनरली सामूहिक भोजन के लिए, या जिसको आज के कंस्ट्रक्ट में हम लोग कहते हैं पार्टी, है ना, इसके कंस्ट्रक्ट में ऑर्गेनाइज करते थे, प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते थे। और वहाँ पर जो इनका डिस्कशन का पॉइंट होता था वो होता था कि कमर्शियल या ट्रेड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करना, उन पे कन्वर्सेशन करना, उनके लिए सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना। तो ये एक रीज़न था पुराने समय में, या ये कंपनी जो शब्द था ये पुराने समय में जनरली जो आपके ट्रेडर्स होते थे या व्यापारी होते थे वो इसका इस्तेमाल करते थे। इसके बाद में धीरे धीरे कंपनी जो वर्ड था इसको यूज़ किया जाने लगा, पर्टिकुलरली ट्रेडिंग पर्पस से और नॉन ट्रेडिंग पर्पस से, दोनों के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। व्यापारिक और गैर व्यापारिक दोनों के लिए कंपनी शब्द का इस्तेमाल किया गया। लेकिन यदि हम लोग कहा जाए तो कंपनी शब्द का मतलब सीधा सा होता है एक ऐसे आर्टिफिशियल पर्सन से, एक ऐसे कृत्रिम व्यक्ति से जिसके अपने सर्टेन राइट्स होते हैं, इनकी अपनी सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इनके अपने सर्टेन ड्यूटीज़ होती हैं, या इसको कहा जाए कि जिनके अपने निश्चित अधिकार या कर्तव्य और दायित्व होते हैं, और जिनका एग्जिस्टेंस फुली सेपरेट होता है इनके मेंबर से। तो यहाँ पर यदि हम लोग बात कहें इरा वाइज, तो इरा वाइज
कंपनी टर्म का जो इस्तेमाल किया गया या इसको जो यूज़ किया गया वो अलग अलग कंस्ट्रक्ट में किया गया। प्रेजेंट टाइम में हम लोग कंपनी का मतलब सीधा सा समझते हैं आर्टिफिशियल पर्सन से, जिसके अपने राइट्स हैं, जिसके अपने सर्टेन राइट्स हैं, सर्टेन ड्यूटीज़ हैं और जिसकी अपनी सर्टेन लाइबिलिटीज़ होती हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें होती है जिसका अपना लीगल जो एग्जिस्टेंस होता है, इसका जो अपना अस्तित्व होता है, वैधानिक अस्तित्व, ये इसके सदस्यों से, इसके मेंबर्स से अलग होता है। तो अब हम लोग अपने अगले सेगमेंट पे चलते हैं जहाँ पे हम लोग बात करेंगे मीनिंग ऑफ कंपनी से। सो हियर मैंने यहाँ पे कंपनी को बताया है कि कंपनी है क्या। तो अभी मैंने जैसे कहा कि ग्रुप्स की बात मैंने कही कि कंपनी में आप किसी एक पर्सन को लेकर नहीं चल सकते हैं। यदि आप सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं तो वो आपका इंडिकेट करेगा सोल प्रोप्राइटरशिप को, जिसको आप कहते हैं एकाकी व्यापारी। यहाँ पे मैं कंपनी के मीनिंग से पहले एक चीज़ पे जाना चाह रही हूँ, जहाँ पे कंपनी टर्म को तो हम लोगों ने समझना ही है, लेकिन यदि हम लोग बात करें फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की कि कितने तरह के संगठन होते हैं, तो संगठन हमारे 3 तरह के होते हैं। यदि हम लोग इस पे बात कहें तो एक हमने देखा है एकाकी व्यापार, सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा देखा हम लोगों ने, सुना है नाम, पार्टनरशिप, साझेदारी। और तीसरा जो है वो है आपका कंपनी। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ का मतलब विच इज क्रिएटेड अंडर द कंपनी एक्ट 2013, हैविंग सेपरेट एंटिटी, जिसका अपना पृथक वैधानिक अस्तित्व हो। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब जिसका अपना शाश्वत उत्तराधिकार हो, या इसको कह सकते हैं हम लोग जिसका अपना पृथक अस्तित्व हो। एंड कॉमन सील का मतलब जिसकी अपनी सार्वमुद्रा होता है, जिसकी अपनी सार्वमुद्रा हो। इन सारे टर्म्स को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में, इसके लक्षण में या इसकी विशेषताओं में। तो ओवरऑल यदि हम लोग कहा जाए तो कंपनी क्या हो सकती है? कंपनी का मतलब एक कृत्रिम व्यक्ति से है। कृत्रिम व्यक्ति का मतलब जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जो भौतिक रूप से जिसे हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो होती है। देन विच इज़ क्रिएटेड बाय लॉ, मैंने अभी बताया, जिसको अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड कराया गया हो या जिसकी शुरुआत ही की जा रही हो किसी अधिनियम के तहत, जो कहीं पे रजिस्टर्ड हो, पंजीयत हो, उसको, जिसका अपना पृथक अस्तित्व हो, जिसका पृथक अस्तित्व हो। परपेचुअल सक्सेशन, जिसका अपना शाश्वत उत्तराधिकार हो और जिसकी अपनी सार्वमुद्रा हो, उसे ही हम कंपनी कहते हैं। यहाँ पे मेन पॉइंट्स क्या बन रहे हैं उनको यदि हम लोग देखा जाए एक नज़र में, तो इट इज़ अ वेरी सिंपल। द कंपनी क्या है? क्रिएटेड बाय लॉ, जो विधान के द्वारा निर्मित हो। सेकेंड, कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली व्हेन इट इज रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। ये तभी अस्तित्व में आएगी जब इसको अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड या पंजीयत कराया गया होगा। यदि कंपनी का हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, या हम यदि किसी व्यवसाय को शुरू करना चाह रहे हैं, किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं और उसको हमने रजिस्टर्ड नहीं कराया, तो कंपनी हम उसे नहीं कहेंगे। तो कंपनी के लिए जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं या जो यहाँ पे, या ये कह सकते हैं जो कंपल्सन है वो क्या है, वो अनिवार्यता क्या है? पहली चीज़ मैंने आपको बताई, क्रिएटेड बाय लॉ, ये अधिनियम के तहत होनी चाहिए। दूसरा, कम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली व्हेन इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, ये तभी अस्तित्व में आएगी, ये तभी काम कर पाएगी, ये तभी किसी बिजनेस को कर पाएगी जब इसका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, ये कहीं ना कहीं पर पंजीयत होगी। और कहाँ पंजीयत होगी? अंडर द एक्ट। एक्ट का मतलब अंडर द एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत। तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पे, द कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर। इसका मतलब है द कैपिटल ऑफ कंपनी, जो कंपनी की कुल पूंजी होती है, जो टोटल जो उसकी कैपिटल होती है, ये शेयर्स में
डिवाइड होती है। तो यहाँ हमने लिखा है द कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर, मतलब अंश जो भी होंगे कंपनी की, जो कुल पूंजी होगी या कंपनी की जो पूंजी होगी, ये किस में विभक्त होगी? हस्तांतरणीय अंशों में। हस्तांतरणीय अंश का मतलब हुआ ट्रांसफरेबल शेयर्स का, जिन्हें आसानी के साथ में बेचा जा सकता हो या जिसे आसानी के साथ में किसी अन्य व्यक्ति को दिया जा सकता हो। यहाँ पे इसका अर्थ ये हुआ। चौथा जो पॉइंट है वो है आपका द पर्सन्स हु होल्ड शेयर इन द कंपनी आर नोन एज द शेयर होल्डर। यहाँ पर ये जो शेयर्स हैं, जो अंश हैं, ये जिन व्यक्तियों के पास होंगे या वह व्यक्ति जो जिनके पास अंश हैं वो कंपनी के अंशधारी कहलाते हैं। द पर्सन हु होल्ड शेयर्स इन द कंपनी आर नोन एज शेयर होल्डर। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हम किसको शेयर होल्डर मानेंगे। शेयर होल्डर वो होंगे या कंपनी के लिए ये कंपल्सन है कि वही पर्सन शेयर होल्डर्स के रूप में जाने जाएंगे जिनके पास कंपनी के शेयर्स होंगे। द फिफ्थ इज द मेन पॉइंट्स ऑफ द कंपनी। द कंपनी हैज़, इसके पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी फोर्थ पॉइंट में। द पर्सन हु होल्ड शेयर्स इन द कंपनी आर नोन एज द शेयर होल्डर्स। इसका मतलब सीधा सा होता है दे इलेक्ट द शेयर होल्डर्स। क्या होंगे शेयर होल्डर्स? वो होंगे जिनके पास कंपनी के शेयर होते हैं और यही शेयर होल्डर्स कंपनी के डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं, इनका चयन करते हैं। कंपनी के संचालकों को चयन करने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं शेयर होल्डर्स की होती है। और ये जो संचालक होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, इनका काम होता है कंपनी को कंट्रोल करना या कंपनी को मैनेज करना, या इसको कहा जा सकता है कि कंपनी की ओवरऑल फंक्शनिंग सिस्टम को ऑपरेट करना, उसको कंडक्ट करना या संचालित करना कंपनी को, ये काम होता है संचालकों का, जिनको इलेक्ट करते हैं, जिनका जो चयन होता है वो शेयर होल्डर्स या अंशधारियों के द्वारा किया जा सकता है, विच आर इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। और फंक्शन क्या होता है उसको मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। द डायरेक्टर्स हु कंट्रोल एंड मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के सारे कार्यवाहियों को संचालित करते हैं, उनको नियंत्रित कर। इसके बाद जो फिफ्थ इसमें पॉइंट है वो है द कंपनी हैज पर्सनैलिटी ऑफ इट्स ओन which is distinct from the personality of shareholders। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी की अपनी पहचान होती है, अपनी खुद की पहचान होती है, उसका अपना खुद का व्यक्तित्व होता है जो कि उसके शेयर होल्डर से अलग होता है। शेयर होल्डर का अस्तित्व अलग है। यहाँ पे हम लोगों ने ये जो टर्म लिखा है सेपरेट एंटिटी, इसका मतलब ही हुआ कि कंपनी जो है ये डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पर्सनैलिटी ऑफ शेयर होल्डर, ये अंशधारियों से इनका अस्तित्व अलग होता है। तो ये जो पर्टिकुलरली 5 जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स हैं, इसका मतलब सीधा सा है कि शेयर होल्डर्स और कंपनी, यदि हम दोनों की बात कहें तो कंपनी का अपना एक अलग एग्जिस्टेंस है और शेयर होल्डर्स का अलग होता है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो हम लोगों ने ये डेफिनेशन दी, इसमें सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। क्रिएटेड बाय लॉ का मतलब हुआ विच इज़ क्रिएटेड बाय द कंपनी एक्ट 2013। हैविंग सेपरेट एंटिटी, यदि हम लोग इसकी बात करते हैं तो सीधी बात है द कंपनी हैज़ अ पर्सनैलिटी ऑफ इट्स ओन विच इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पर्सनैलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स। ये भी क्लियर है। यहाँ पे जो हम लोगों ने कॉमन सील की बात कही है, तो कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे या कंपनी की जितनी भी कार्यवाहियाँ होती हैं, उन पर जो सील लगाई जाएगी या जो स्टैम्प होता है, वो आपका सिग्नेचर, जिसको हम जनरली हम लोग जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो सिग्नेचर करते हैं, और कंपनी की वहाँ पे कंपनी के केसेस में उसी को हम लोग कॉमन सील या सार्वमुद्रा कहते हैं। तो इस आधार पर यदि हम लोग कहें तो कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जो अधिनियम के अंतर्गत बनाई जाती है, जिसका पृथक अस्तित्व, शाश्वत उत्तराधिकार और सार्वमुद्रा होती है। तो ये चीज़ एकदम यहाँ से क्लियर है
कि कंपनी को यदि हम डिफाइन करना चाहें, कंपनी के बारे में यदि हम बताना चाहें तो कंपनी क्या है। अपने इस नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स के, कि कंपनी की कंपनी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। Click on the subscribe button to subscribe this channel. Press the bell icon to get notifications. Like and share this video. Thank you.